स्पेशल कवरेज न्यूज़ में सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है। आज की खास मुलाकात में हमारे मेहमान डॉक्टर अमरेंद्र हैं। डॉक्टर अमरेंद्र देश के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक हैं। उनका जन्म अंग प्रदेश के बांका जिले के रूपसा गांव में हुआ था। अभी वे करीब 72 साल की उम्र तक अपना जीवन जी चुके हैं। अमरेंद्र पहले अमरेंद्र घायल के नाम से जाने जाते थे, फिर अब वे सिर्फ डॉक्टर अमरेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। एक ऐसा नाम है, बहुत सारे लेखकों साहित्यकारों का एक जैसा ही नाम होता है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि डॉक्टर अमरेंद्र पूरे देश में अकेले हैं। उन्होंने हिंदी में, अंगिका में ढेर सारी किताबों की रचना की है। एक मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो मैं यह समझता हूँ कि 80 किताबें वे अब तक लिख चुके हैं, जो कविताओं पर है, गज़ल पे है, नवगीत पे है, बच्चों के गीत पर है, कहानियों पर है, उपन्यास पर है। पूरा जीवन इन्होंने लिखने में लगा दिया। शुरुआती दौर में ये हिंदी के रचनाकार थे। ये चाहते तो पूरा जीवन हिंदी को ही समर्पित करते, वैसे तो हिंदी को समर्पित है ही, लेकिन इन्होंने एक विशेष पहल की। उस क्षेत्र की यानी अंग प्रदेश की भाषा अंगिका में इन्होंने लिखना शुरू किया। बहुत सारे साहित्यकारों के अनुगमन करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर अमरेंद्र अनुगमन के लिए नहीं जाने जाते, डॉक्टर अमरेंद्र प्रवर्तन के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने ढेर सारा प्रवर्तन किया है, जो लगता है कि कई सदियों तक इनकी आवाज़ और इनका प्रयास अपना रंग दिखाता रहेगा। आज इनको हम सब लोगों ने खास मुलाकात में अंगिका साहित्य और मंजूषा कला के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंग क्षेत्र के बारे में लिखते हुए कहा है कि अंग, बंग, मगध, ये तमाम जनपदों की जो संस्कृति थी, वही वास्तव में भारत की संस्कृति थी। वही संस्कृति भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। उस अंग प्रदेश में अमरेंद्र ने हमेशा अंगिका के प्रति अलग जगाया। बिहार में 4 मुख्य भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, वज्जिका और अंगिका। सभी भाषाओं में रचनाकार अपनी रचना कर रहे हैं, अंगिका में भी रचना कर रहे हैं। कुछ भाषाओं को सरकारी प्रोत्साहन मिल गया है तो वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो साधनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अंगिका को सरकार की ओर से कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हुआ। अंगिका के रचनाकार अपने जुनून से आगे बढ़ रहे हैं, अपने को मिटा के अंगिका को बचा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर अमरेंद्र का आज बहुत अभिनंदन है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? देखना आवाज नहीं, क्या नहीं आ रही? डॉक्टर अमरेंद्र को कई पुरस्कार मिले हैं। इनको तिलका मांझी राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इनको सुधा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें कवि रत्न, विद्या वाचस्पति, संपादक रत्न, अकादमी सम्मान आदि भी इनको मिला है।
और आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने 70 से अधिक किताबें लिखी हैं, उस व्यक्ति का पूरा जीवन कहाँ उन्होंने अपनी मेहनत को समर्पित किया। मैं डॉक्टर अमरेंद्र से, मुझे लगता है सब लोगों को वही लिंक दे दिया है, इसके कारण जो है बाधा हो रही है। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम देर से इस कार्यक्रम को शुरू कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर अमरेंद्र से अनुरोध करता हूं कि अंग संस्कृति और अंगिका साहित्य के बारे में आप कुछ जानकारी मुझे दें। हेलो, बोलिए। हाँ आवाज प्रसून भाई, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे, सीधे आप सवाल प्रश्न कीजिए। हाँ, आप अंगिका साहित्य के बारे में बताइए। अंगिका साहित्य के बारे में मैंने अगर एक एक प्रश्न करके आप अगर पूछेंगे, अंगिका साहित्य तो अब आधुनिक समय में ही इतना विस्तृत हो गया है कि उसके बारे में कहाँ से मैं शुरू करूं। आप उपन्यास के बारे में जानना चाहते हैं, कविता या प्राचीन या मध्यकालीन, कौन मैंने? आप लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, परमानंद पांडे, नरेश पांडे चकोर, गदाधर अम्बस्ट, सुमन सुरो, इन सब के काल से अंगिका साहित्य की बात शुरू कीजिए। और मैं देखिए, अच्छा रहेगा ये कि हम एक अंगिका के संबंध में ये जानकारी दे दें कि अंग प्रदेश में अंगिका बोली जाती है, और अंगिका की उपेक्षा जो है, सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि अंगिका इतनी उपेक्षित क्यों रही। दरअसल अंगिका के कई नाम हैं, और सबसे जो एक पुराना नाम है अर्धमागधी। ये अर्धमागधी क्यों है, इसका एक कारण है, क्योंकि एक समय था जब अंग, तो अभी आपने राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिया। हेलो हेलो, हाँ सुनाई पड़ रही है। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप जारी रखो। तो अंग प्रदेश इतना विस्तृत था कि हर जगह उसका कुछ ना कुछ नाम, तो अर्धमागधी एक समय में इसका नाम पड़ गया। अब अर्धमागधी जो नाम पड़ा, तो लोगों ने उस समय तो उसका नाम दिया, लोगों ने अर्धमागधी के संबंध में समझा नहीं कि यह अर्धमागधी को लेकर के विद्वानों ने कैसी कैसी बातें की, खास करके आधुनिक समय में, कि उन्होंने अर्धमागधी को समझा नहीं। जब अंग देश पर मगध का शासन हो गया, एक समय था वो एक अंग बहुत विस्तृत था, मगध तक पर इसका विस्तार था, लेकिन जब अंग पर इसका शासन हो गया तो ये हुआ। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। अच्छा, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, संभवतः आप समझ रहे हैं। तो हाँ समझ रहा हूँ। इसका नाम भी अंगिका का मागधी हो गया। अब उसे अर्धमागधी आप कहिए कि मागधी नहीं, वो अर्धमागधी हो गया, क्योंकि चंपा यहाँ की जो राजधानी थी, इस पर मगध का शासन हो गया, तो मगध के नाम से सारी चीजें हो गई, चंपा की राजधानी हो गई, भाषा हो गई, तो ये अर्धमागधी है। तो अर्धमागधी का तो उल्लेख है, लोगों ने समझा नहीं कि ये अर्धमागधी जो है अंगिका है। और अगर लोगों ने समझा होता तो उस समय लोग कहते, क्योंकि अब तो भाषा विद्वान के जितने भी विद्वान हैं वो तो समझते हैं इस बात को कि अर्धमागधी से कई भाषाओं का विकास है, क्योंकि ये तमाम लोग अपनी सत्ता जो है, अपनी नींव विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जितने भी सिद्ध कवि हैं, वहां जो आचार्य हैं, उनके जो साहित्य है, वहां पर वो अपनी जमीन देखते हैं कि मेरा जन्म वहां से है। आप देखें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य हैं वो अंगिका भाषा में लिख रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो किसी बाहरी भाषा में लिख रहे थे, भोजपुरी में लिख रहे थे या बंगला में लिख रहे थे, ऐसी बात नहीं है। वो अंगिका में लिख रहे थे, यहाँ की भाषा में लिख रहे थे, और यही भाषा जो है उस समय अर्धमागधी है।
बाद में आगे चल करके हम लोग अपने क्षेत्र में, हम अपने गांवों में उसको ठेठी ही कहते थे। बाद में राहुल शंकरचार्य ने जब इसको अंगिका कहा तो तमाम लोगों ने अंगिका कहा, लेकिन ये लोग जानते कितने लोग हैं? कोई ठेठी कहते हैं, कोई धर्मपुरिया कहते हैं, जिनको जो आता है कहता चला जाता है। लेकिन सभी क्षेत्र में चाहे नाम जितने भी हो, अंगिका तो अंगिका ही है। और थोड़ा बहुत परिवर्तन तो, भाषा अगर परिवर्तनशील नहीं हो तो फिर वो भाषा नहीं है। भाषा में तो परिवर्तन होना ही होना है। सही बात है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अंगिका के इतने नाम हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भोलानाथ तिवारी जब भाषा पर काम करते हैं तो पूरे अंग प्रदेश को वो मगध का बता देते हैं। संभवतः ये हो सकता है कि अंग पर मगध का कभी शासन हो गया, इसी के आधार पर उन्होंने इसको मगही का क्षेत्र बता दिया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अब अंगिका के अस्तित्व वो नहीं। जब बाद में लोगों ने जाना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब ये कहा कि अंग का राजा जो अंग थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके अश्वमेध यज्ञ किया था, तो आप सोच सकते हैं कि अंगिका और यह चंपा तो दिनकर जी ने भी अपनी संस्कृति के अध्याय में कहा है कि यहाँ के लोग बाहर गए, पूरा एकदम जावा सुमात्रा वगैरह इंडोनेशिया जो ये है, दरअसल वह चंपा का उपनिवेश था वहां के लोग, और यहाँ के गए तो वहां भाषा भी फैली। तो भाषा तो सर्वत्र है अंगिका के बारे में, लेकिन भाषा क्यों उपेक्षित हुई कि यहाँ के राजनेता ने कभी भी इस भाषा को लाने की, ऊपर लाने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये पिछड़ गई। दरअसल भाषा और बोली क्या है? जब बोली को कोई राजकीय सत्ता की प्राप्ति हो जाती है तो वह भाषा हो जाती है, और जब वह राजनीतिक रूप से पिछड़ जाती है तो जाहिर है कि वह बोली हो जाती है। बस यही अंतर है। लेकिन अब जो है स्थिति बदल गई। हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए, हाँ। तो हम ये कह रहे थे कि जब लोगों ने अपनी भाषा को पहचानना शुरू किया तो फिर एक नए आंदोलन का रूप, हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन परमानंद पांडे और कई लोग उस समय, तेज नारायण कुशवाहा, गदाधर अम्बस्ट, ये लोग आए, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक भी आए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग आए, लेकिन हिंदी के बाधक के रूप में कहीं अंगिका ना उभर जाए, इसलिए इन्होंने अंगिका को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ लोगों ने भाषा पर काम किया, परमानंद पांडे, गदाधर अम्बस्ट, इन लोगों ने किया, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जैसे और भी, आप देखें तो उस समय गद्दी को लेकर के पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी उतनी ऊंचाई पर थे, उन्होंने अंगिका की कई कविताएं भी लिखी, लेकिन अंगिका को बहुत उन्होंने ऊपर लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हिंदी उससे बाधित हो सकती। आप देखें कि डोमन साहू समीर, उन्होंने जब हमसे मेरी बातचीत होती थी तो कहते थे, अमरिंदर, अंगिका का आंदोलन तो हो रहा है, ठीक है, तुम उसमें जुड़े हुए हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो लिपि है, कैथी लिपि, इसको कभी भी सामने में रखने की कोशिश नहीं करना, देवनागरी को हमेशा पकड़े रहना। अगर अंगिका को देवनागरी के माध्यम से बढ़ते और बढ़ाना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि हिंदी को कहीं भी चोट पहुंचा करके अपनी क्षेत्रीय भाषा या अंगिका को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं। ये तमाम लोगों को आज भी हमारे दिमाग में ये बात कि हमारी भाषा के कारण, हमारी मातृभाषा अंगिका के कारण कहीं हिंदी को क्षति न हो। तो ये सारी बातें थी कि अंगिका का आंदोलन जो है चलता तो रहा कमोबेश पर, लेकिन बहुत उग्र रूप से कभी नहीं। उसके बाद हमने देखा है आपको कि आप कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए अंगिका में रचना करते रहे। आपने हिंदी में लिखकर पूरे देश में छा जाने के लोग को छोड़कर आप अंगिका में अपने आप को रमाते चले गए और उसमें रचते चले गए, और अब मुझे लगता है कि आपने अंगिका में जो रचा है उसके कारण भी अंगिका बचेगी।
नहीं तो हाँ, देखिए, अंगिका उपेक्षा की शिकार तो होती ही आई है और अभी भी हो रही है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर अब कोई राज्य भी नहीं है, केंद्र प्रशासित है, लेकिन वहाँ दो दो भाषाएं अष्टम सूची में शामिल हैं। एक तो डोगरी भाषा, दूसरी कश्मीरी भाषा। आप महाराष्ट्र देखिए, वहाँ की आबादी बिहार से कम है, लेकिन वहाँ भी जो है एक तरफ कोंकणी भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया गया है और दूसरा मराठी भाषा को शामिल किया गया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ आबादी कम है, लेकिन उनके यहाँ की एक नहीं दो दो भाषाओं को अष्टम सूची में शामिल किया है। बिहार में 4 प्रमुख भाषा है, जिसमें मैथिली बोलने वालों की संख्या भोजपुरी बोलने वालों से कम है, लेकिन भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल नहीं, सिर्फ मैथिली। यानी पूरे 12 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया गया है। और बिहार में 12-13 करोड़ की आबादी होने के बावजूद सिर्फ एक भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया है। इसलिए हम लोगों का तो यह हक बनता है, अंग प्रदेश के भाषाभाषी लोग, अंग प्रदेश के लोगों का यह हक बनता है कि वह मैथिली के बाद अब अंगिका को अष्टम सूची में शामिल कराना ही चाहिए सरकार को। तो आप अमरेंद्र जी बताएं कि अंगिका को अष्टम सूची में शामिल कराने के लिए कोई आंदोलन अंग प्रदेश में चल रहा है क्या? हाँ, चल रहा है। आप देखिए, 2 तरह के आंदोलन, एक तो बहुत उग्र है, गौतम सुमन जी हैं अपने क्षेत्र के। आप तो अतुल जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप भी तो अन्य क्षेत्र से आते हैं और अंगिका के लिए आपने बहुत कुछ किया भी है आंदोलन के रूप में। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जान रहा हूँ, आपकी गतिविधियों को जान रहा हूँ। और कई लोग जो है वो बहुत सरस्वती की धारा की तरह काम कर रहे हैं। वो साहित्य से जुड़ रहे हैं या इसको मजबूती देने के लिए दरअसल संविधान में जाने के लिए कुछ करते हैं कि उनका साहित्य है कि नहीं, उनका लोक साहित्य है कि नहीं। अब लोक साहित्य जो हमारा है उसको भी लोगों ने अपनी अपनी भाषा के साहित्य के रूप में शामिल करके उसका ले लिया। अब तो राष्ट्रभाषा परिषद ने एक अंगिका संस्कार जीत करके एक किताब भी निकाली है, एक अच्छी बात है। तो कई लोग हैं, चाहे इधर चंद्र प्रसाद जगप्रिय हो, गायत्री देवी हो, कि बहुत लोगों ने लोक साहित्य पर भी काम करना शुरू किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको तो छोड़ दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। आप एक संविधान का दर्जा पाने के लिए है क्या उस भाषा को राष्ट्रीय मान्यता है कि नहीं? तो बिहार में जिसके साहित्य उसकी अंगिका अकादमी है, बिहार सरकार मानती है। झारखंड में दूसरी राज्य भाषा के रूप में स्वीकृत है। हमारी भाषा सिर्फ झारखंड और बिहार में है अंगिका, ऐसी बात नहीं है। बंगाल का पुरुलिया और मालदा जो है वो भागलपुर से कट बना है। भागलपुर को तो खास करके राजनीतिक में इतने टुकड़े में विभाजित कर दिया है ताकि इसकी भाषा भी कमजोर हो जाए। लेकिन भूगोल बदलने से भाषा नहीं बदलती है, भाषा रहती है। वो एक शक्तिशाली चीज है, वो अनवरत बची रहेगी। हम यहाँ भी हैं, अगर सहरसा में है, सहरसा को मधेपुरा को काट करके कोसी बना दिया गया और उसको दिखाया गया कि ये भागलपुर से बिल्कुल अलग कोई एक अलग प्रांत है या फिर इसकी भाषा बिल्कुल है, गलत है। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अब इसी पीड़ा से दुखित होकर के यहाँ के बहुत सारे साहित्यकार जो उर्दू से जुड़ी, मैं मनाजिर साहब का नाम भी लेना चाहूंगा, मनाजिर आसिफ फरगानवी, उन्होंने भी अंगिका में बहुत सारी किताबें लिखी। मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊं, आप देख लीजिए कि कल्पना नहीं कर सकते। जो अंगिका में जो लोग हैं दरअसल वो तो हिंदी के लोग हैं, मैं ही हूँ। चाहे डॉक्टर मृदुला शुक्ला हो, चाहे अमृत प्रसाद विमल हो, चाहे श्री केशव हो, चाहे शिवनारायण जी हो, डॉक्टर शिवनारायण हो, तमाम लोग, ये लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अंगिका पर इतना अधिक इन लोगों ने प्रहार किया है कि ये लोग अपनी मातृभाषा के लिए सामने आ गए हैं। और मुझे लगता है कि अब अंगिका को दबा रखना किसी के बूते की बात नहीं, ये क्रोध नहीं, आक्रोश भी नहीं, बल्कि एक सही बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब मैथिली को असम अनुसूची में डाला जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम अंगिका, बज्जिका और भोजपुरी को भी असम अनुसूची में लाएंगे। लेकिन आडवाणी की बात को कहा जा रहा है।
संस्कृति की बात, उन्होंने राजस्थान की कई भाषाओं को संविधान में लाने की बात कही थी। मेरे पास वो कागज जब हाँ, अखबार लेकिन में निकला था। अमरेंद्र जी, मैं आपके 40 साल के रचना काल का गवाह हूँ, और मैंने यह महसूस किया है, देखा है कि जब आप लिख रहे थे तब बहुत लोगों की बहुत कम संख्या थी। तब आकाशवाणी में भी अंगिका नहीं बोली जाती थी, तब कोई अंग एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलती थी। आज तो अंग एक्सप्रेस भी चल रही है, आकाशवाणी में भी अंगिका गूंज रही है। आज अंगिका विभाग भी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थापित हो चुका है। उसके बाद बिहार सरकार ने भी अंगिका अकादमी की स्थापना की है। उसके बाद द्वितीय राजभाषा का दर्जा झारखंड में मिला है। बिहार जहाँ की इस भाषा का स्थान है, जगह है, वहाँ से इनको द्वितीय राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि द्वितीय राजभाषा का स्थान बिहार में मिले, इस बात के लिए संघर्ष करना जरूरी है। अगर यह संघर्ष आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, तो हमें लगता है कि हम अष्टम सूची की तरफ शामिल होंगे। अब मैं आपसे अमरेंद्र जी ये पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि आधुनिक अंगिका साहित्य में कौन कौन से कवि लेखक आपके नज़र से महत्वपूर्ण हैं। जैसे मान लीजिए कि अंगिका की कविताओं की क्या स्थिति है, अंगिका कविता की क्या स्थिति है। बसुन जी, आपने बहुत अच्छा मैंने कि ये रखा है विचार, और हम बोलना भी चाहते थे कि देखिए, अभी तक आंध्र प्रदेश के साहित्यकारों ने अपने मिजाज को नहीं बदला। हमारे क्षेत्र में सरहपात हुए, और सरहपात कोई सामान्य कवि नहीं थे, तब उन्होंने संप्रदाय और जाति के विरुद्ध अपनी कविताएं लिखी थी। और वो जो आवाज है, वो जो स्वर है, आज तक के कवियों ने उसको बड़ी कष्ट करके पकड़ा है, अपने स्वर को बदला नहीं है। एक बात है कि इनकी कविताओं में श्रृंगार भी है, और भी है, और भी बहुत सारे रस हैं, लेकिन सामाजिकता की बात नहीं। हम समाज को किस तरह सुखी संपन्न कर सकते हैं, संप्रदाय का विरोध करके, जाति को तोड़ करके, या इसकी रचनाएं की प्रवृत्ता है, बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। और ठीक है, मैं अमृत प्रसाद विमल जी की भी बात करना चाहूंगा कि उन्होंने कागाती संदेश जैसा बहुत श्रेष्ठ काव्य रचा श्रृंगार का, लेकिन उन्होंने ऐसी भी कविताएं की है जो बिल्कुल सामाजिक आंदोलन या व्यक्ति के सामाजिक से जुड़ी हुई कविताएं। तो उसमें हम चंद्र प्रकाश जगप्रिय का भी नाम लेना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, एक एक व्यक्ति ने कभी 10 या 5 हुआ करते थे, आज तो 500 साहित्यकार काम कर रहे हैं। लेकिन कवि से अतिरिक्त, मैंने कहा कि सरहपात के बाद आज जितने कवि हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ कविता नहीं, कौन सी ऐसी विधा है। महाकाव्य सुमन सुमन के बारे में मैं बहुत कर सकता हूँ, परमानंद पांडे जी का जैसे मैं नाम बोलूं, तमाम लोगों ने महाकाव्य रचे, खंड काव्य रचे, और यहाँ तक कि गजलें लिखे। ऐसा नहीं बल्कि असल उरैनवी जी का नाम लेना चाहूंगा, मनाजिर आसिफ हरदानवी का नाम लेना चाहूंगा। कई लोग हैं, इन्होंने बहुत गजलें, अच्छी गजलें अंगिका को दी। तो ये जानना चाहते हैं कि हेलो, तो अंगिका में कहानियों का क्या हिसाब है, कहानियों की क्या स्थिति है। अब देखिए, आप देख लीजिए, बिहार के प्रेमचंद कहे जाने वाले अनूपलाल मंडल, उन्होंने अंगिका में सबसे पहले उपन्यास लिखा, नया चांद नया सूरज। अनूपलाल मंडल जिनकी मीमांसा उपन्यास पर बहुरानी फिल्म भी बनी थी, तब यही शिक्षक था। उसके बाद कई लोगों ने लिखा, फणीश्वरनाथ रेणु के संपूर्ण साहित्य में आप देख लीजिए, वो तो अंगिका के प्रचारक भी थे। जब उनको महिला आंचल पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, तो जसवंत सिंह बिरदी को, जो पंजाब के हैं और बहुत प्रख्यात है, तो उन्होंने जब पंजाबी में अनुवाद करना था, तो आए उनके पास पटना, कहा कि ये कौन सी भाषा है और किस भाषा के शब्द हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी मातृभाषा अंगिका के शब्द है, और बहुत अच्छा लगेगा कि अब ये पंजाबी में अनुवाद होकर के पूरे देश में और विदेश तक में हमारी भाषा जाएगी।
उन्होंने जो पत्र लिखा है वो पत्र मेरे पास है जसवंत सिंह बिष्ट का। तो हम ये कह रहे हैं कि अनूपलाल मंडल ने लिखा। उसके बाद मृदुला शुक्ला जो कि बहुत प्रख्यात कथा लेखिका है हिंदी की, उन्होंने फिनिक्स जैसा हिंदी अंगिका को उपन्यास दिया। आप अनिरुद्ध प्रसाद विमल जो कि कथा के क्षेत्र में बहुत हैं, उन्होंने जयवादी उपन्यास दिया, महत्व उपन्यास की। और श्री केशव जो कि उस समय सारिका और धर्मयुग के बहुत अच्छे कथा लेखक थे, उन्होंने तुलसी मंजरी जैसा उपन्यास। आज उपन्यासों की कमी नहीं है, चाहे विजेता मुदगलपुरी हो, चाहे शिवनंदन सलील हो, कई लोग हैं जो कि उपन्यास लिख रहे हैं, कहानियां। ये तमाम उपन्यासकारों की कहानियां भी हमारे सामने हैं और वो छपी यानी कविता भी लिखी जा रही है, कहानियां भी लिखी जा रही है, उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, व्यंग भी लिखे जाते हैं अंगिका में। बेशक, और व्यंग तो विजेता मुदगलपुरी इस बात के लिए तो प्रख्यात है। उन्होंने जो व्यंग मधुकर जी हमारे मधुकर पाठक रहे हैं, वो व्यंग में बहुत अच्छा। आप मैं कोई सम्मिलित जो पटना रांची यूनिवर्सिटी रेडियो स्टेशन के थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो धारावाहिक उन्होंने हिंदुस्तान में लिखा था, वो व्यंग की अद्भुत रचनाएं सब है। लघु कथा भी लिखी जा रही है, बहुत व्यंग की कविताएं भी उतनी ही है, चाहे वो बुरेश मोहन घोष सरल हो, चाहे सदानंद मिश्र साहित्यकार हो। इन लोगों ने जो व्यंग की रचनाएं की है, भुवनेश्वर सिंह भुवन को कैसे भुलाया जा सकता है, उनकी व्यंग रचना बहुत श्रेष्ठ है। कवि शिवनंदन प्रसाद हमारे गुरुदेव, उन्होंने कहा था कि अद्भुत है ये रचनाएं, हिंदी में भी ऐसी रचनाएं। तो लघु कथा भी लिखी जा रही है, बेशक लिखी जा रही है, नाटक भी लिखे जा रहे हैं, नाटक भी लिखे जा रहे हैं। नाटक भी आपका हीरा प्रसाद हरेंद्र जी ने एकांकियां लिखी हैं। आप श्री उमेश जी को भूले नहीं होंगे, अब तो नहीं है अंगिका के लिए, उन्होंने जो व्यंग का काम किया है वो तो अंगिका की तो पाठाई का है। नरेश पांडे चकोर की पत्रिका में नरेश जी ने लगातार छापा। और उनका जो तीर्थ यात्रा नाटक है, छोटी सी नाटिका है, वो तो हम समझते हैं कि दुर्लभ है, वो अद्भुत चीज है। अंगिका के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको कहने के लिए आलोचक नहीं है। पता नहीं डरते हैं क्यों कि मुझे क्षेत्रीय कहीं आलोचकीय साहित्य तो नहीं समझ लिया जाएगा, इसलिए इस पर बोलते नहीं है। भाषा विधा है हमारे पास, अंगिका क्या है, वो सब पर बात कर सकते हैं, अंगिका पर बात नहीं। और इसी पीड़ा ने सच पूछिए तो मुझे हिंदी से अंगिका में मैं बात करूंगा, मेरे पास क्षमता नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ भी है मैं अंगिका के लिए करूंगा। और एक बात कि मैं अंगिका में आया तो अंगिका में आने का कारण बताइए बताइए, अंगिका में आने का कारण। हाँ, अंगिका में आने का कारण ये था कि हमारी मातृभाषा अगर मरती है तो उसके पीछे कारण ये होगा कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको ज्ञान दिया है वो तो हमारी मातृभाषा में है, और अगर मातृभाषा मरती है तो हमारा ज्ञान मरता है। और दूसरी बात है कि उसी क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे पिताजी अगर अंगिका में बोलते हैं तो वो पढ़े लिखे नहीं है, वो निरक्षर है। अगर हमारी भाषा को मान्यता मिल जाए, राष्ट्रीय मान्यता मिल जाए, तो हमारे पिताजी भी, हमारे पूर्वज भी, हमारे गांव के लोग भी पढ़े लिखे होंगे और ज्यादा विद्वान होंगे, हमसे ज्यादा विद्वान है, क्योंकि अनुभव उनका ज्यादा है, जन्म उनका ज्यादा है, लेकिन भाषा के कारण वो ज्ञानी नहीं। इन तमाम बातों में मुझे लगता है कि अंगिका में लाने अभी सुन रहा हूँ कि प्राथमिक स्कूलों में मातृभाषा पढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या अंग प्रदेश के स्कूलों में मातृभाषा अंगिका में पढ़ाई हो सकेगी क्या? एकदम होगी। मैं समझता हूँ इस संबंध में
हमारे कैलाश ठाकुर जी तमाम वहाँ दिल्ली पटना से लेकर के प्रत्येक प्रखंड में संपर्क कर रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्र है, अब बेगूसराय हो, ये सब सहरसा हो, ये सब क्या है, पुराना भागलपुर मंडल है, आप लोग जान रहे हैं। और अंग्रेज ने जब उस समय पणिकर समिति ने भाषा बारा राज्य बनाने की बात चल रही थी, इसका आंदोलन चल रहा था, तो भागलपुर का जो निर्माण हुआ था वह अंगिका भाषा के आधार पर हुआ। और अंगिका भाषा जो है वह सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय वगैरह सब जो है वो सब पुराना भागलपुर है, मुंबई का अंश है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अब उस क्षेत्र में अंगिका के सिवा और क्या हो सकती। हम लोगों को सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी मातृभाषा, क्योंकि इतने दिनों से इतना विभाजित किया गया आंध्र प्रदेश को, पुराने भागलपुर को, कि लोग अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझते हैं कि हम दूसरी भाषा के क्षेत्र हैं। अब उनको बताया जा रहा है और मुझे लगता है कि अब तो पढ़ाई होगी, क्योंकि अभी अखबार में मैंने देखा था कि अंगिका की पढ़ाई की बात चल रही है और उसके लिए कार्यक्रम भी चल रहा है। अमरेंद्र जी, मैं यह समझता हूँ कि अंगिका में लिखने वाले, पढ़ने वाले लोगों के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही कि उसको सरकारी मान्यता मिले। लेकिन आप अंग क्षेत्र के आम जनजीवन में जाएंगे और आप उनसे बात करेंगे, उनको सिर्फ यह बताएंगे कि आप तो जे ये भाषा बोली रहो छो, एकरा में किताब छपते, एकरा में सरकार मान्यता देते, तो ओकरा बड़ा आंतरिक खुशी हुई है आम आदमी का, हम देख लो छे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंगिका का मान सम्मान बढ़ाना सिर्फ अंगिका के रचनाकारों को समृद्ध करना नहीं होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि अंग जनपद के एक एक व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा इससे। और ये सिर्फ थोड़े से लोगों का सम्मान नहीं है, पूरे अंग प्रदेश के लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों की यह भाषा है, उन सब का सम्मान। दिल्ली में भी मैं देखता हूँ कि अंगिका बोलने वाले लोग दूसरी अन्य भाषाओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण हमारी आवाज आज भी दब रही है। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस भाषा को सरकारी मान्यता मिले, महत्व मिले, इसके लिए क्या एक जबरदस्त आंदोलन की तैयारी अंग प्रदेश में हो रही है? क्या उसकी कोई सुगबुगाहट है आपको? कोई आंदोलन जबरदस्त तरह से अभी कुछ कार्यक्रम नहीं चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। अभिनंदन, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, हाँ तो हम बता रहे थे कि कुछ लोग क्षेत्रीय स्तर पर कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अर्जुन जी आप दिल्ली में हैं, मुझे लगता है कि राजनेता क्या करेंगे जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता है। मैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, बहुत खुल करके बोल रहा हूँ। लेकिन साहित्यकार अगर मुट्ठी भर ही है हमारे पास है, आप समझ लीजिए कि ये जो अंगिका अकादमी का निर्माण हुआ है, ये राजनेता उन्हें किया, लेकिन प्रोफेसर से पहले चाहे हमारे सुबोध राय हो, प्रोग्रामर जी हो, ये गौतम सुमन हो, इन लोगों ने मिल करके एक आंदोलन जो चलाया, ये सब साहित्यकार है। और उसके बाद ये दिवस किया गया। आप झारखंड में जो द्वितीय राजभाषा बनी, ये साहित्यकारों की प्रमुख भूमिका रही है। मैं समझता हूँ कि आप वहाँ हैं, हमारे कुंदन अमिताभ जी हैं, बम्बई से हैं, उन्होंने जो काम किया है, हमारे राहुल सिन्हा है जो उन्होंने काम किया है कविता कोश के माध्यम से, अंगिका.com के माध्यम से। आप कुंदन अमिताभ जी को मैं इसलिए विशेष रूप से याद करना चाहूंगा, अपनी भाषा को लेकर के वो विदेश तक चले जाते हैं और वहां कहते हैं कि मैं अंगिका को लेकर के यहाँ आया हूँ। बहुत बड़ा भाषा सम्मेलन है। तो जहाँ के साहित्यकार इतनी जीवंतता और इतनी माना अपनी मातृभाषा के प्रति संवेदनशील हो, उस अंगिका भाषा को कोई राजनीति या कोई राजनेता दबा पाएगा, ऐसा सोचना बहुत कठिन नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ
कि आने वाले समय में हम्म, राजनीति तो बदलती रहेगी, राजनेता तो बदलते रहेंगे, लेकिन अंगिका रहेगी। और बिल्कुल अंगिका रहेगी। रहेगी तो फिर इसको तो हम पूछते हैं कि मुट्ठी भर लोगों को, अगर आपने कहा ना कि डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये लोग, आप कहते हैं कि वो पूरा क्षेत्र है हमारा, मैं फिर कहता हूँ, आप देख लीजिए ज्ञान मंडल, वाराणसी से जो ज्ञान मंडल प्रकाशन हिंदी साहित्य कोश है, उसमें मैथिली का जिक्र है, और वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि ये दरभंगा और मधुबनी की भाषा है। आप साहब 2 जिले की भाषा को आप अगर संविधान की अष्टम अनुसूची में डाल सकते हैं, तो 22 जिलों की भाषा को आप क्यों नजरअंदाज किए हुए? आपकी राजनीति जिस दिन बिहार की जनता समझेगी, उस दिन आप सत्ता में नहीं है। सत्ता परिवर्तन तो होता ही रहता है, भाषा परिवर्तन नहीं होगा। भाषा रहेगी और भाषा अपना हाथ लेकर रहेगी। हम ना होंगे ये देखने के लिए, अलग बात है, लेकिन अंगिका अपनी जगह पर पहुंच गई। वैसे डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे हाँ बिल्कुल। लगता है कि आपका करिया झूमर खेलई छी आ ताड़ काटूं तरकुन काटूं, यह तो अंग प्रदेश में जन जन में जो है यह गीत लोकप्रिय है। और आप पिछले कई सालों से किसी सम्मेलन में अंगिका की इस कालजयी रचनाओं का पाठ नहीं करते हैं। क्या आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे इन दोनों में से किसी एक गीत को? मैं तो आपके लिखे घुघुआ घू मलेल फू पढ़ो बेटा काकी को हिमाचल प्रदेश में जब गाता था तो लोग समझ जाते थे। तब मुझे अंगिका भाषा की व्यापकता समझ में आई कि अरे इस पे तो कहीं कोई बाधा नहीं है, मैं अंगिका में गा रहा हूँ और हमको हिमाचली लोग, पहाड़ी लोग समझ रहे हैं हमारी भाषा को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक गीत प्रस्तुत करें, ताकि अभी जो हजारों लोग इसको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको भी इस भाषा की महत्ता का अंदाज लगेगा। थोड़ा सा ज्यादा। 22 वर्ष हो गए मैंने मंच और कविता पढ़ना लगभग छोड़ दिया है, लेकिन आप पत्रकार हैं नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली के बहुत सम्मानित पत्र के आप पत्रकार रहे हैं और मेरे मित्र रहे हैं, गौरव की बात है। इसलिए मैं आपके आग्रह को मैंने, दबाव भी है हमारे ऊपर, हम जरूर 2-4 पंक्तियां गा करके हम हाँ, गाइए। हाँ, एक जाड़े, अब तो आप जानते हैं कि ये जितने फेंकड़े हैं, ये हमारे अंग प्रदेश में फैले हुए फेंकड़े हैं और सब लोग भूल रहे थे। मुझे लगा था कि इन फेंकड़ों को पकड़ करके क्यों नहीं एक गीत लिखा जाए, पूरा कर दिया जाए उसको, और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। सबसे पहले ताड़ काटूं तरकुन काटूं, यही गीत मैंने लिखा था और मेरी पहचान बन गई कि ताड़ काटूं तरकुन काटूं आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पहचान को बनाए और फिर मैंने 50 गीत लिखे उन फेंकड़ों को लेकर के। एक फेंकड़ा वो भी है कि रौदा उगरे अंगना मुर्गी देवो चखना, ये जाड़े का है। इसकी कुछ पंक्तियां हम सुनाते हैं आपको, सुनाइए किस तरह सुनाइए से सुनाइए। बनाया। एक गरीब परिवार की एक औरत गा रही है। रौदा उगरे अंगना, रौदा उगरे अंगना मुर्गी देवो चखना, ठंडा सा ठिठुरी रहला चे पेटा भतीजा भैगना, रौदा उगरे अंगना ई माघो के पल्लाम भीत दुआरी खुल्लाम, ई माघो के पल्लाम भीत दुआरी खुल्लाम, के नारे ते पुतरू ओढ़ना लगाने ते दीरना, रौदा उगरे अंगना मुर्गी देवो चखन। बहुत सारी पंक्तियां हैं, अब अंतिम पंक्ति। कपड़ा न एक हालों के, कपड़ा न एक हालों के, कपड़ा न एक हालों के, कंबल ई छोतालों के, की करवो जो हेनो हालम आबी गेले पहुना, रौदा उगरे अंगना मुर्गी देवो। लंबा गीत है,
मैंने कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिर्फ उदाहरण के लिए सुनाना था। अच्छा, आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कि अंगिका भाषा में महिला लेखन हो रहा है क्या? महिला लेखन अभी आपको बताते हैं कि चंद्र प्रकाश जलप्रिय जो मैंने कहा कि आप महिला लेखन को लेकर हम तो 4-5 सिर्फ महिलाओं को जानते थे। एक नवोच्या की मीरा झा है और एक डॉक्टर मीरा झा जो कथा लेखिका और कवियत्री भी है, बहुत पुरानी है, उद्घोषिका रही आकाशवाणी में। बस 2-4 लोग। मृदुला शुक्ला को इसलिए हम जानते हैं कि उन्होंने उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी और बाल गीत भी बहुत अच्छे रचे उन्होंने। आभा पूर्वे है, डॉक्टर आभा पूर्वे, उन्होंने 3-3 उपन्यास दिया, बस 2-4-5 लोगों को। लेकिन इधर जो महिलाएं आई हैं उनकी रचनाएं भी बहुत तेज है। कुमुद रंजन झा, हीरा ठाकुर, अर्चना झा, ये तमाम लोग जो नई पीढ़ी की लेखिकाएं सब आए। अब इनको नई पीढ़ी की लेखिकाएं भी नहीं कहा जा सकता है, अब इनकी उम्र हो गई, अब तो समझते हैं। लेकिन इन लोगों की रचनाएं जो करीब 36 रचनाएं, कश्मीरा सिंह, उनकी भी अलग बात है कि उनकी शादी हुई भोजपुर क्षेत्र में, लेकिन है पूर्णिया की, उनकी मातृभाषा एक तरह से वो अंगिका ही है। तो कई लोग हैं, 36 लोगों की सूची को मेरे सामने 36 महिलाएं लिख रही हैं अंगिका में। 36 महिलाएं हैं जो अंगिका में सक्रिय रूप से हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि और मुझे लगता आप है देख कि रहे हैं, आपने आपके साथ तो सांत्वना साहब भी उन्होंने काम किया था, कितनी अच्छी कवियत्री रही। रेडियो स्टेशन में जब बोलती थी तो उनका कोई जोड़ नहीं था। मीना तिवारी, ये सब पुरानी लेखिकाएं हैं, अब मौन हो गई हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने समय में जो अंगिका के लिए काम किया है वो अद्भुत है। सबका नाम नहीं लिया जा सकता है और स्मरण भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि 36 कवित्रियों की सूची मेरे पास है। इन्होंने कहानियां लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे और कविताएं तो इतनी अच्छी हैं कि ये सिर्फ समकालीन कविताओं का मिजाज जो हिंदी में है उसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है इनकी। मैं एक और भी सुप्रिया सिंह बीना का नाम लेना चाहूंगा। इन्होंने न केवल अंशुमाला झा भी दिल्ली से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो सुप्रिया सिंह बीना ने महिलाओं को जोड़ करके अंगिका के विकास के लिए जो काम किया है वो अद्भुत है और मुझे लगता है कि वो पुरुष लेखन से ज्यादा मजबूत, कमजोर नहीं है, बस इतना तो हम कह सकते हैं महिला लेखन। अच्छा, तो हम अभी अंगिका साहित्य पर बात कर रहे थे। एक और विषय आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप कवि हैं, आप गजलगो हैं, आप नाटककार हैं, आप नवगीत रचनाकार हैं, आप उपन्यासकार हैं, आप कहानीकार हैं, आप लघु कथा लिखते हैं और आप यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और इन सब के साथ आप एक आलोचक भी हैं और आपकी आलोचना की पुस्तकें भी काफ़ी संख्या में। इतना सारा एक व्यक्ति ने इस पूरे अंग प्रदेश को दे दिया, इसीलिए शायद आपको लोग अंगिका का अमृत पुरुष कहते हैं। आप कहते हैं ये भी आपने ही कहा है। और तो मुझे अच्छा लगता है कि ये एक मित्र ने ये सम्मान दिया है, इसलिए मैंने इसको धारण कर लिया है। नहीं, ये मित्र का नहीं, मैं समझता हूं कि हम अंग प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए अमृत पुरुष बोले हैं। जैसे गांधी जी को लोग महात्मा गांधी कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, दीन बंधु चितरंजन दास कहते हैं, शहीदे आजम सरदार भगत सिंह कहते हैं। उसी तरह यह अमृत पुरुष का जो संबोधन है, सम्मान है, यह किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि अंग प्रदेश की जनता ने आपको समर्पित किया है और यह आपके रहने के दौरान भी रहेगा और आपके नहीं रहने के दौरान भी यह शब्द आपके साथ जुड़ा रहेगा, अमृत पुरुष डॉक्टर अमृत। ऐसा ही हो। तो मैं ये कह रहा था कि अंग प्रदेश की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वहाँ एक मंजूषा कला भी है और वह मंजूषा कला जिस तरह से धीरे धीरे व्यापक होती जा रही है, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आप थोड़ा मंजूषा कला की पृष्ठभूमि पर और उसके मौजूदा दौर के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अब तो
मंजूषा कला बहुत ऊंचाई पर है और इसमें निसंदेह मनोज पांडे जी, नबार्ड के विनय जी, ये सब तमाम कई लोग हैं हमारे। ज्योति शर्मा अब तो दिवंगत हो गए हाल में, इन लोगों ने बहुत अधिक काम किया। शेखर है सती, इन लोगों ने, मदन, ये सब ने तो जो काम किया है नए समय में वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चक्रवर्ती देवी क्योंकि अकेली बची रही, मंजूषा को लेकर के जीती रही और मर गई उसी कला के बीच। आज चक्रवर्ती देवी के नाम पर पुरस्कार भी बिहार सरकार दे रही है, ये बहुत मनोज पांडे है। नहीं, ये सच में बहुत बड़ी बात है कि मनोज पंडित के बारे में मैं कहा तो अंगिका मंजूषा कला के विकास में ये लोग बहुत महत्वपूर्ण। अभी भागलपुर में एक नई किलकारी संस्था के बारे में भी कहना चाहूंगा कि वहां पर मंजूषा को लेकर के बहुत कुछ काम हो रहा है। देखिए, मंजूषा लोग आज भी लोग कहते हैं कि मंजूषा और मधुबनी की, मैं जान करके ये सवाल उठा रहा हूँ और अभी हाल में कुछ बातें उठ रही थी कि मंजूषा और मधुबनी में क्या अंतर है। मधुबनी के अंदर जो विषय है वो राष्ट्रीय स्तर का, वो सनातन धर्म से, वैष्णव धर्म से, वो कृष्ण राम वगैरह ये सब जो कोहबर में बनाए जाते हैं चित्र, उसी को ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लेकिन मंजूषा जो है वह बिल्कुल अंग प्रदेश की किसी एक वैश्य परिवार की गाथा है, वाणिज्य की गाथा है। क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बनते हैं, तो इस बात को कि चंपा एक अंदर गांव था, बहुत बड़ा अंतःपुर पत्तन था और बहुत बड़े बड़े जहाज यहाँ पर लगते थे। चांदो सौदागर उसमें एक सौदागर नहीं, अपने यहाँ तो बहुत बड़े बड़े सौदागर महाजनक हुए, वो भी समुद्र में डूबते डूबते बचे थे। और लेकिन चांदो सौदागर की कथा जो है वो ज्यादा लोकप्रिय हो गई इस क्षेत्र में और उसी को लेकर के एक लोक गाथा भी लिखी गई या रची गई। ऐसा वो तो जनकाव्य है, बिहुला बिसरी, और उसमें जो उसकी कथा इतनी अच्छी है कि कहने की बात नहीं। तो जाहिर है कि उसको लोगों ने चित्रित करना शुरू किया। ये चंपा की कथा है, इसके पात्र चंपा के हैं। इसकी बिहुला जो है वह नौगछिया की है, उसका अभी भी वो घर है वहां पर, लोग जाते हैं तो वहां पर मेला लहसन मालाकार। हाँ, ये तमाम लोग जो है ये क्षेत्र इसी क्षेत्र के हैं और तंत्र से जुड़ा हुआ। ये सिर्फ आप मंजूषा की जो चित्रकला है उसमें इस प्रदेश की पूरी संस्कृति झलक करके उभर आती है, इसलिए इस मंजूषा कला का बहुत अधिक महत्व है। महत्व तो कई दृष्टि से प्रसून जी एक बात जान लीजिए कि जिस तरह से सांप के साथ हमारा अभद्र व्यवहार हो रहा है या नारी के प्रति हमारा बहुत दृष्टिकोण पुरुषवादी सामंती आदि विचारधारा के कारण बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो उस दृष्टिकोण से भी बिहुला जब अपने ससुर को बाध्य करती है कि नहीं, बिसरी को आपको पूजा देनी ही होगी और वह इंद्र के दरबार में जाकर अपने पति को ही नहीं बल्कि वैष्णव सबको भी करती है, तो आप नारी की शक्ति को इसमें जिस तरह से प्रदर्शित किया गया है वो तो अद्भुत है। और फिर सामंत पुरुष के उस मिजाज को, पुरुषवादी व्यवस्था को जिस तरह से बिहुला झुकने के लिए बाध्य करती है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से सर्पों के प्रति हमारा बहुत खराब रवैया है, प्राकृतिक दृष्टि से जिस तरह से मार रहे हैं, हम सांप की तस्वीरें बना करके उसकी रेखाएं खींच करके हम एक तरह से संदेश देना चाहते हैं कि अगर जीव नहीं रहेंगे, अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो फिर मनुष्य का क्या होगा। नहीं, जैव विविधता तो रहती है, जैव विविधता तो रहती है। मनुष्य वर्षों से सांप के साथ, बिच्छू के साथ, कुत्ते के साथ, हाथी के साथ जीते आए हैं और अगर सांप हमारी संस्कृति में शामिल है तो उससे बिदकने की जरूरत नहीं है। सांप जो है हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ तो सांप की पूजा होती है, सर्पों की देवी मनसा की पूजा होती है,
अब क्या है वो बिखरी है क्या वो उसी दिन, मतलब आप सोच सकते हैं। आप देखें कि जो अंगिका लोक गाथा है उसमें बेहुला कहती है कि जा करके तुम बाला को दस दो, और नाग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेहुला का रूप तो देखो, इसका ललाट तो देखो, इसकी भौं कमानी की तरह है, इसकी गर्दन शंख की तरह है, इसके केस घुंघराले भ्रमर की तरह है। माता, मैं इस व्यक्ति का व्यर्थ नहीं करती। यह जो जीव के प्रति हमारी संवेदनशीलता है, वो किसी एक कवि की नहीं, बल्कि अंग प्रदेश की संवेदनशीलता जीवों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जो इसको मैंने कि इस फलक पर दिखाया गया है, वो तो अद्भुत है। मुझे लगता है कि इस लोक कला को बचाने के लिए तो अंग प्रदेश को अपने प्राणों की बात करना। तो मैं आपको डॉक्टर अमरेंद्र बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक तो पूरे जीवन को अंगिका को समर्पित करने के लिए, और इसी के साथ साथ अंगिका आंदोलन को तेज करने में जो आपकी प्रेरणा काम करती है, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। आज स्पेशल कवरेज न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह तो आज हमारी पहली मुलाकात है, और हमारे पास और भी भविष्य के लिए समय है, तो मैं फिर से आपको आमंत्रित करूँगा कुछ और नए विषय के साथ, कुछ नए विचार के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको मैंने इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा मनोबल बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमरेंद्र। आपका भी एक मित्र के नाते भी और पत्रकार के नाते भी हमारा आभार स्वीकार है। और इसी बहाने अगर आपसे चाहे इसी पर मुलाकात होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। आप तो बहुत बचपन में हमारे साथ रहे भागलपुर में, इस तरह से हम दोनों भटकते रहे अंगिका के लिए, मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता हूँ। यहाँ पर अंगिका विकास समिति का आपने निर्माण किया था चंपानगर में, और वो अद्भुत कार्यक्रम जहाँ गुणेश्वर सिंह ने, शिक्षा मंत्री थे बिहार के, उन्होंने कर्ण पुरस्कार देने की घोषणा की थी उसी मंच चंपानगर से। मैं उन दिनों को भूला नहीं, और तमाम लोग जुटे थे, नरेश पांडे तमाम लोग जो थे। तो अब उनको स्मृति में रख रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आपने मुझे बुलाया तो इसी बहाने मैं आपसे और अपने मित्रों से मिल सकूंगा। आभार, और तमाम मित्रों को हमारा। मैं आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, आप लंबे समय तक जिएं और अंग प्रदेश को समृद्ध करते रहें और अंगिका साहित्य के भंडार को भी भरते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।